जय हिंद, जय भारत। दोस्तों, आज के सेशन में बात करने वाले हैं पीजीटी कॉमर्स या तो एचएसएससी सीटी कॉमर्स से रिलेटेड जो भी भर्ती आएगी उसके लिए ये सेशन रामबाण रहने वाला। क्यों बोल रहा हूँ ऐसा? क्योंकि इस सेशन में मैंने एंटायर सिलेबस को कवर किया है। जैसा आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, मोस्ट इम्पोर्टेंट 50 एमसीक्यूज, जिसमें मैंने कंप्लीट सिलेबस को टचअप किया है और सारे के सारे इम्पोर्टेंट कंसेप्ट हैं। चाहे बात कर लें पीजीटी कॉमर्स की, जो अभी 4-5 दिन बाद एग्जाम होने वाला है 4 जुलाई को। जिस बच्चे ने यदि कॉमर्स की प्रिपरेशन अच्छे ढंग से नहीं करी है, कोई भी रीज़न हो सकता है, वो रिसोर्स नहीं मिले, टाइम नहीं मिला, ठीक है, सो उसके लिए रामबाण होने वाला है सेशन। जैसा मैंने बताया कि एंटायर सिलेबस को मैंने टचअप किया और मोस्ट इम्पोर्टेंट कंसेप्ट को यहाँ पे मैं डिस्कस करने वाला हूँ। अब बात कर लेते हैं एचएसएससी सीटी कॉमर्स। बहुत सारे बच्चों के डाउट रहते हैं या कमेंट आते हैं यूट्यूब पर कि कोई ऐसा प्लेटफॉर्म जहाँ से वो सीटी कॉमर्स के एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर सकें। तो उन दोस्तों को, साथियों को भी बताना चाहता हूँ, ये सीरीज़ मैंने स्टार्ट की है। एक बार आप जस्ट चेक करके देखें, कुछ नहीं जाता आपका। मैक्सिमम 50 मिनट्स या 1 घंटा लगा लो मैक्सिमम, उसमें आपको कुछ सीखने को ही मिलेगा। यदि आपको सब आता है तो आपका रिवीजन हो जाएगा, बट डेफिनेटली कुछ कंसेप्ट ऐसे होंगे जो आपको सीखने को मिलेंगे। और यदि आपको मज़ा आता है तो चैनल से जुड़ सकते हैं और अपनी प्रिपरेशन को बेस्ट एक अच्छे ढंग से कर सकते हैं विदाउट ज्वाइनिंग एनी कोचिंग सेंटर। और ये डिपेंड करेगा आपको ये सेशन कितना पसंद आता है उसके ऊपर। यदि आपको ये लगता है कि आपकी प्रिपरेशन में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल नहीं, बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है, तो हम इस सीरीज़ को कंटिन्यू रखेंगे। अदरवाइज़ ऐसे ही यहाँ पे मैं बोलता रहूँ, टाइम वेस्ट करता रहूँ और आपके किसी के काम का नहीं है, तो फिर कोई यूज़ नहीं है। सो एक बार अगेन हम्बल रिक्वेस्ट है सभी से कि सब एक बार इस सेशन को चाहे डबल स्पीड पर देख लेना, एक बार एंड तक जरूर देखना। इसमें मैं पैटर्न बता देता हूँ। जो पैटर्न रहने वाला है किसका? एमसीक्यूज का। पहले बेसिक से स्टार्ट करेंगे, धीरे धीरे लेवल बढ़ता जाएगा। जब आप 40 के ऊपर के क्वेश्चन देखेंगे तो आपका लेवल काफ़ी हाई हो चुका होगा, जिसमें हम बीच बीच में न्यूमेरिकल भी डिस्कस करेंगे, ठीक है। सो नाउ विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स स्टार्ट द सेशन स्पेशली फॉर पीजीटी कॉमर्स। अभी जो 4-5 दिन बाद एग्जाम होने वाला उनके लिए, एंड सीटी कॉमर्स के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला। आपको अपनी प्रिपरेशन का भी यहाँ से अंदाज़ा लग जाएगा, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट। द फर्स्ट क्वेश्चन इज वेरी बेसिक क्वेश्चन। द अकाउंटिंग इक्वेशन इज, अकाउंटिंग इक्वेशन क्या होती है? बहुत सारे बच्चों के या तो बहुत ज़्यादा दिन हो जाते हैं पढ़े हुए, ठीक है, स्टडी से दूर हो रखा, तो उनके बेसिक्स कंसेप्ट क्लियर नहीं होते हैं। देखो, एसेट क्या होता है? कैपिटल माइनस लायबिलिटी है, या लायबिलिटी प्लस कैपिटल है, या तो फिर कैपिटल इसके इक्वल है एसेट प्लस लायबिलिटी। कैपिटल इज इक्वल टू एसेट प्लस लायबिलिटी। अब आप बताएं, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। देखो, इस सेशन में ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करेंगे, बस आप ये मॉनिटर करना कि लेवल ऑफ क्वेश्चन क्या है, क्वालिटी है, एंटायर सिलेबस को टच किया है या नहीं किया। क्योंकि जो पीजीटी कॉमर्स हैं वाले बच्चे हैं उनके लिए अभी ज़्यादा टाइम नहीं है कि वो एक्सप्लेनेशन देखें, ठीक है। सो मैं चाहता हूँ बहुत ही शॉर्ट ड्यूरेशन में मैक्सिमम क्वालिटी मटेरियल उनको प्रोवाइड करवाया जाए। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, विच प्रिंसिपल रिक्वायर्स एक्सपेक्टेड लॉसेस बी रिकॉर्डेड इमीडिएटली? कॉस्ट, प्रूडेंस प्रिंसिपल, ड्यूल एस्पेक्ट और मैचिंग प्रिंसिपल। जब आप लॉस को रिकॉर्ड करते हो और अवॉइड करते हो कि अनएक्सपेक्टेड फ्यूचर प्रॉफिट को, उस कंडीशन में जो आता है प्रिंसिपल, वो कौन सा? प्रूडेंस प्रिंसिपल, ठीक। नेक्स्ट, विच अकाउंट नॉर्मली हैज़ अ डेबिट बैलेंस? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, यहाँ पे बहुत सारे बच्चों के डाउट रहेंगे। आप बताओ, कैपिटल रहता है, क्रेडिटर्स, फर्नीचर या बैंक ओवरड्राफ्ट? किस अकाउंट का डेबिट बैलेंस रहता है? सो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। क्यों रहता है इसका एक्सप्लेनेशन आप देख सकते हैं। देखो, एसेट प्लस एक्सपेंसेस का डेबिट बैलेंस रहता है, क्योंकि एक्सपेंसेस, एसेट का क्या रहता है? डेबिट व्हाट कम्स इन
क्रेडिट व्हाट गोज आउट। ऐसे ही एक्सपेंसेस एंड लॉसेस का क्या रहता है, डेबिट all losses and expenses, credit all income and gains। so liability and capital and income का रहता है credit balance। जिस क्वेश्चन की थोड़ा बहुत एक्सप्लेनेशन की रिक्वायरमेंट होगी उसको मैं एक्सप्लेन भी करूंगा। क्लोजिंग स्टॉक अपीयर्स इन, क्लोजिंग स्टॉक को हम कहाँ पे एंट्री करते हैं, कहाँ पे दिखाते हैं, ट्रेडिंग अकाउंट में दिखाते हैं, बैलेंस शीट में दिखाते हैं, या दोनों जगह, या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में दिखाते हैं। सो आंसर वुड बी सी, पहले ट्रेडिंग अकाउंट में दिखाएंगे उसके बाद बैलेंस शीट में। नेक्स्ट, लेजर क्या है, लेजर और जर्नल में बहुत सारे बच्चों के डाउट रहते हैं, इसको ध्यान से देखना। बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री, बुक ऑफ फाइनल एंट्री, मेमोरेंडम ऑफ बुक या कैश बुक। सो आंसर वुड बी ऑप्शन नंबर बी। यदि यहाँ पे लेजर की जगह जर्नल पूछ लिया जाता है तो आपका आंसर होता बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री। नेक्स्ट, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स इज डन थ्रू, जो रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर है वो किसके लिए होता है, बेसिकली क्यों किया जाता है, जर्नल या कहाँ पे करते हैं हम, जर्नल एंट्री के लिए, लेजर के लिए, कैश बुक या ट्रायल बैलेंस। रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर हम कहाँ से कर सकते हैं, लेजर से भी नहीं कर सकते, कैश बुक से भी नहीं कर सकते, आप ट्रायल बैलेंस से भी नहीं कर सकते। यदि आपको रेक्टिफिकेशन करना होगा तो आपको जर्नल एंट्री के थ्रू ही जाना पड़ेगा, ठीक। नेक्स्ट, एग्जाम ट्रिक, एरर्स आर करेक्टेड बाय एंट्रीज, रेक्टिफिकेशन इज इक्वल टू जर्नल एंट्रीज, ठीक। नेक्स्ट, विच एरर इज नॉट डिस्क्लोज्ड बाय ट्रायल बैलेंस, ट्रायल बैलेंस में कौन सा एरर हम डिस्क्लोज नहीं कर सकते, रॉन्ग टोटलिंग, कंप्लीट ओमिशन, पोस्टिंग ट्वाइस, रॉन्ग बैलेंस। देखो कंप्लीट ओमिशन यदि है, हमने कोई एंट्री छोड़ दी है तो वहाँ उसका हम ट्रायल बैलेंस से उसको रेक्टिफाई नहीं कर सकते हैं, उसको डिस्क्लोज नहीं कर सकते, नहीं दिखा सकते हैं, ठीक। बाकी सबको दिखा सकते हैं। कैपिटल इंट्रोड्यूस्ड बाय प्रोप्राइटर इंक्रीजेज, कैपिटल इंट्रोड्यूस्ड बाय प्रोप्राइटर इंक्रीजेज। यदि प्रोप्राइटर जो ओनर होता है वो यदि कैपिटल को इंक्रीज करता है तो उस केस में क्या होता है, क्या इंक्रीज होता है, एसेट ओनली इंक्रीज होती है। जब एक ओनर बिजनेस में कैपिटल को इंट्रोड्यूस करता है, कैपिटल लेके आता है, तो उससे क्या इफेक्ट पड़ता है, एसेट बढ़ती है, कैपिटल बढ़ती है, या दोनों बढ़ती हैं, या लायबिलिटी ओनली। सो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, कैपिटल भी बढ़ेगी उसके साथ साथ एसेट भी बढ़ जाएगी। नेक्स्ट, ड्रॉइंग रिड्यूसिस, जब कोई ड्रॉ कर लेता है अमाउंट, उससे क्या होता है, ड्रॉइंग रिड्यूसिस से क्या होता है, इनकम होती है, कैपिटल होती है, लायबिलिटी। बेसिकली ये क्या होता है, ड्रॉइंग जब रिड्यूस होती है उससे क्या होता है, सेल्स मींस कैपिटल। ड्रॉइंग से क्या रिड्यूस होता है, कैपिटल रिड्यूस होती है। क्यों, जब एक मालिक ने, एक ओनर ने बिजनेस में पैसा लगाया होगा, उसे जब वो विड्रा करेगा, ड्रॉ कर लेगा, उससे इनकम रिड्यूस नहीं होगी, उसकी जो कैपिटल है वो उसकी रिड्यूस हो जाएगी, ठीक। इनकम रिसीव्ड इन एडवांस, जब कोई इनकम इन एडवांस, कोई एम्प्लॉय लगा लो आप, उसको एक महीने की सैलरी पहले मिल जाती है, तो उससे क्या होगा, वो क्या होगा, बेसिकली उसकी करंट एसेट होगी, करंट लायबिलिटीज होगी, उसकी कैपिटल होगी, या एक्सपेंस होगा, उसकी वो करंट लायबिलिटी होगी, क्योंकि अभी तक उसने अर्न नहीं की है, एडवांस में उसने वो पैसा ले लिया, इनकम ले ली। नेक्स्ट, रूल ऑफ पर्सनल अकाउंट, पर्सनल अकाउंट का रूल क्या होता है, डेबिट व्हाट कम्स इन, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर, डेबिट एक्सपेंसेस या क्रेडिट इनकम। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ये पर्सनल अकाउंट का रूल होता है, ये सब आपको पता होना चाहिए, नॉमिनल अकाउंट, पर्सनल अकाउंट एंड रियल अकाउंट, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, परचेज ऑफ गुड्स फॉर कैश, यदि कोई बिजनेस में कैश से पैसे से मीन्स कैश से कोई सामान खरीदता है, तो उस सिचुएशन में क्या होता है, एसेट बढ़ती है और एसेट कम होती है, या एसेट बढ़ती है एक साइड लायबिलिटी बढ़ जाती है, एक्सपेंसेस बढ़ते हैं, एसेट कम होती है, या कैपिटल कम होती है। उस केस में ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। एक साइड एसेट बढ़ रही है, जो आप गुड्स को बाई कर रहे हो वो बढ़ रही है, बट एट द सेम टाइम आपका कैश जो वो रिड्यूस हो रहा है। कैश भी अगेन एक एसेट है, मीन्स एक एसेट बढ़ रही है और दूसरी एसेट फिर वो कम हो रही है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट is prepared to reconcile, बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट इज प्रिपेयर टू रिकनसाइल किसके लिए होती है,
कैश बुक एंड पासबुक के लिए, जर्नल एंड लेजर के लिए, लेजर एंड ट्रायल बैलेंस, ट्रेडिंग एंड P&L अकाउंट के लिए। सो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ये किया जाता है कैश बुक और पासबुक का मिलान के लिए, उनमें कहाँ पे गलतियां हैं। ठीक। रिजर्व क्या है? चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है, एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट है, लायबिलिटी है या एक्सपेंस है। सो रिजर्व क्या होता है? एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट होता है। क्यों होता है? क्योंकि रिजर्व क्रिएट किए जाते हैं आफ्टर द नेट प्रॉफिट। आफ्टर नेट प्रॉफिट हम इसको क्या करते हैं? क्रिएट करते हैं। आफ्टर नेट प्रॉफिट रिजर्व को क्रिएट किया जाता है, इसलिए ये एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट होता है। नेक्स्ट, प्रोविजन क्या है? वहां पे था रिजर्व, अब बात करते हैं प्रोविजन। प्रोविजन क्या? देखो, प्रोविजन एक एप्रोप्रिएशन है, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है, एसेट है या कैपिटल है। सो यहाँ पे प्रोविजन जो होता है वो होता है चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। प्रॉफिट के अगेंस्ट जो हम इसको क्या करते हैं? चार्ज करते हैं। प्रॉफिट में से ही प्रोविजंस का निर्धारण किया जाता है। ठीक। नेक्स्ट, व्हाट फाइनेंशियल स्टेटमेंट शोज फाइनेंशियल पोजीशन? ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट और कैश बुक। आंसर इज बैलेंस शीट, क्योंकि फाइनेंशियल पोजीशन बताती है बैलेंस शीट और P&L अकाउंट बताता है उसकी प्रॉफिटेबिलिटी। ठीक। नेक्स्ट, ग्रोस प्रॉफिट इज कैलकुलेटेड इन। ग्रोस प्रॉफिट कैसे, कहाँ पे कैलकुलेट करते हैं? P&L अकाउंट से ग्रोस प्रॉफिट को कैलकुलेशन किया जाता है, ट्रेडिंग अकाउंट से, बैलेंस शीट से या कैश बुक से। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, क्योंकि P&L से हम पता करते हैं नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट का डिसीजन होता है P&L अकाउंट से और ग्रोस प्रॉफिट ट्रेडिंग अकाउंट से। नेक्स्ट, कैरीज इनवर्ड इज डेबिटेड टू। कैरीज जो इनवर्ड होता है उसको कहाँ डेबिट किया जाता है? P&L अकाउंट में, ट्रेडिंग अकाउंट में, बैलेंस शीट में या कैपिटल अकाउंट में। देखो, कैरीज इनवर्ड को कहाँ पे करते हैं? ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर। ठीक। नेक्स्ट, वेजेस पेड फॉर इंस्टॉलेशन ऑफ मशीनरी आर। जो इंस्टॉलेशन के, मशीनरी के इंस्टॉलेशन के लिए, मशीनरी को लगाने के लिए जो वेज दी जाती है उसको हम कहाँ पे मेंशन करते हैं? रिवेन्यू एक्सपेंडिचर में, कैपिटल एक्सपेंडिचर में, डेफर्ड रिवेन्यू एक्सपेंडिचर में, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में। सो ये आता है अंडर कैपिटल एक्सपेंडिचर। जैसे एडवर्टीजमेंट होता है उसको हम कंसीडर करते हैं डेफर्ड रिवेन्यू एक्सपेंडिचर में, बट यहाँ पे मशीनरी जो इंस्टॉलेशन के दौरान जो वेजेस, जो एक्सपेंसेस है उसको कैपिटल एक्सपेंडिचर के अंदर हम मेंशन करते हैं। नेक्स्ट, आउटस्टैंडिंग वेजेस रिलेटेड टू फैक्ट्री आर शोन इन। जो आउटस्टैंडिंग वेजेस है, जो वेजेस पे नहीं की गई है रिलेटेड टू फैक्ट्री, उसको कहाँ पे दिखाते हैं? ट्रेडिंग अकाउंट एंड बैलेंस शीट में, P&L अकाउंट में, बैलेंस शीट ओनली और कैश बुक। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। पहले उसको ट्रेडिंग अकाउंट में दिखाते हैं क्योंकि वो डायरेक्ट जितने भी खर्चे फैक्ट्री से रिलेटेड होते हैं उसको हम दिखाते हैं ट्रेडिंग अकाउंट में। ठीक है। एंड अगेन बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड उसको कंसिडर किया जाता है। नेक्स्ट, क्लोजिंग स्टॉक, अगेन मोस्ट इंपॉर्टेंट। क्लोजिंग स्टॉक को कहाँ पे दिखाते हैं? वैसे बेसिक पॉइंट है बट बहुत सारे बच्चों के कंफ्यूजन रहता है इसमें। ऑन डेबिट साइड ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट, ऑन क्रेडिट साइड ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट एंड एसेट साइड ऑफ बैलेंस शीट, या ओनली बैलेंस शीट, और लास्ट ऑप्शन ओनली P&L अकाउंट। सो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। यदि सेशन में मजा आ रहा है, दम लग रहा है तो एक बार लाइक कर दो, कमेंट जरूर कर देना यार। ठीक है, पता चलेगा कि क्वालिटी क्या है क्वेश्चंस की। डेप्रिशिएशन इज बेस्ड ऑन। डेप्रिशिएशन किसके ऊपर बेस करता है? मैचिंग कंसेप्ट पे, मनी मेजरमेंट पे, एंटिटी कंसेप्ट पे या रियलाइजेशन कंसेप्ट पे? डेप्रिशिएशन जो होता है वो मैचिंग कंसेप्ट के ऊपर हम क्या करते हैं, उसको कंसिडर किया जाता है। क्यों? क्योंकि इंस्टेड ऑफ चार्जिंग द एंटायर कॉस्ट ऑफ अ फिक्स्ड एसेट इन द ईयर ऑफ परचेज, इट्स कॉस्ट इज एलोकेटेड ओवर द यूजफुल लाइफ ऑफ द एसेट। हम एक साथ ही उसको डेप्रिशिएट नहीं करते, कंसीडर नहीं करते उसको ओवर द लाइफ। मान लिया कोई मशीनरी 5 साल चलने वाली है तो मीन्स हम 5 साल उसको डिवाइड कर देंगे उसकी कॉस्ट को एज पर द मेथड चूजन। डेप्रिशिएशन मैचेस द एसेट्स कॉस्ट विद रिवेन्यू अर्न्ड ओवर इट्स यूजफुल लाइफ। ठीक। नेक्स्ट,
सिक्योरिटी प्रीमियम कैन बी यूज फॉर, सिक्योरिटी प्रीमियम को कहाँ पे हम यूज करते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। डिविडेंड के लिए, राइटिंग ऑफ प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस के लिए, सैलरी के लिए या रेंट के लिए। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। सिक्योरिटी प्रीमियम को हम डिविडेंड के लिए यूज नहीं कर सकते हैं, किसी की सैलरी के लिए नहीं कर सकते हैं, रेंट के लिए नहीं कर सकते हैं। ठीक, बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। कैश फ्लो स्टेटमेंट इज प्रिपेयर्ड एज पर, ये एएस अकाउंटिंग स्टैंडर्ड आपको डेफिनेटली पता होना चाहिए, चाहे वो पीजीटी कॉमर्स की बात करें, यूजीसी नेट की बात करें या सीईटी कॉमर्स की। एक दो क्वेश्चन डेफिनेटली आपका स्टैंडर्ड से पूछा जाता है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड से। कैश फ्लो स्टेटमेंट है AS3, कैश फ्लो स्टेटमेंट रिलेटेड टू AS3, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3। नेक्स्ट, इश्यू ऑफ शेयर इज, इश्यू ऑफ शेयर क्या है, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी है, फाइनेंसिंग एक्टिविटी है, ऑपरेटिंग एक्टिविटी या नॉन कैश एक्टिविटी है। जब कोई शेयर इशू किया जाता है तो वो आती है फाइनेंसिंग एक्टिविटी के अंदर, क्योंकि हमारे को कंपनी को फाइनेंस वहाँ से मिलता है। नेक्स्ट, सेल ऑफ मशीनरी इज जनरली, सेल ऑफ मशीनरी ऑपरेटिंग एक्टिविटी है, इन्वेस्टिंग है, फाइनेंसिंग है या कैश है, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी है। थोड़ा अभी फास्ट स्पीड करेंगे, ज़्यादा टाइम लग रहा है। कैश रिसीव्ड फ्रॉम कस्टमर इज, जब कस्टमर से कैश रिसीव होता है वो कौन सी एक्टिविटी है, फाइनेंसिंग, इन्वेस्टिंग, ऑपरेटिंग और नॉन कैश। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, ऑपरेटिंग एक्टिविटी। नेक्स्ट, करंट रेशो, करंट रेशो क्या होता है, करंट एसेट डिवाइड बाय करंट लायबिलिटी। यदि जहां पूछ लिया जाए क्विक रेशो क्या होता है, उसमें क्या हो जाएगा, करंट एसेट के, करंट एसेट माइनस इन्वेंट्री, माइनस इन्वेंट्री, ठीक है, माइनस इन्वेंट्री डिवाइड बाय करंट लायबिलिटीज। इन्वेंट्री एंड ऑल्सो क्या क्या माइनस करेंगे, इन्वेंट्री को माइनस करेंगे और प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस को माइनस कर देंगे, उसके बाद करंट लायबिलिटी। ठीक, नेक्स्ट, आइडियल करंट रेशो, यदि ये डेफिनेटली पूछा जाता बहुत बार, आइडियल करंट रेशो क्या होता है, करंट एसेट्स ओब्लिक करंट लायबिलिटी, आपको फॉर्मूला पता है। आइडियल करंट रेशो होता है ऑप्शन नंबर बी 2:1। यहाँ पे आइडियल करंट रेशो की बजाय आइडियल क्विक रेशो पूछ लिया जाए, आइडियल क्विक रेशो पूछ लिया जाए तो वो 1:1 होता है। ठीक, नेक्स्ट, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट इज कवर्ड अंडर, देखो ये यहाँ पे प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट ये क्या आ गई, फिक्स्ड एसेट आ गई, और फिक्स्ड एसेट्स के लिए आता AS10। ठीक, नेक्स्ट, गुडविल इज, गुडविल इज डेप्रिशिएटेड होती है, अमोर्टाइज्ड होती है, नाइदर इन ऑल केसेस या रिवैल्यूड एनुअली। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। गुडविल क्या है, हर केस में उसको हम डेप्रिशिएट नहीं कर सकते और किसी केस में कर भी सकते हैं। अभी एक्सप्लेनेशन देखो, गुडविल इज एन इंटेंजिबल एसेट, इट्स अकाउंटिंग ट्रीटमेंट डिपेंड्स ऑन द एप्लीकेबल अकाउंटिंग फ्रेमवर्क। फाइनाइट यूजफुल लाइफ, इसको हम कंसिडर करते हैं तो गुडविल और सिमिलर इंटेंजिबल एसेट्स वेयर परमिटेड इज अमोर्टाइज्ड ओवर इट्स यूजफुल लाइफ, बट एज पर Indian accounting standard और IFRS, goodwill is not amortized, instead it is tested annually for impairment। ठीक, तो नेक्स्ट, विच रेशो मेजर्स इमीडिएट लिक्विडिटी, इमीडिएट लिक्विडिटी कौन सा रेशो मेजर करता है, देखो करंट एसेट्स के अंदर करंट क्विक रेशो, डेट रेशो या ग्रोस प्रॉफिट रेशो। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। करंट एसेट्स 4 लाख हैं, करंट लायबिलिटी 2 लाख है, तो करंट रेशो क्या होगा, 4 लाख डिवाइड बाई 2 लाख, क्या हो जाएगा, करंट रेशो जो हो जाएगा 2:1, 2:1। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। इफ करंट एसेट्स 5 लाख है एंड इन्वेंट्री इज 1,50,000, क्विक एसेट पूछ लिया इसने, क्या पूछ लिया, क्विक एसेट। करंट एसेट में से जब हम इन्वेंट्री माइनस कर देते हैं तो वो क्या आ जाता है, क्विक एसेट आ जाता है, तो वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, कॉस्ट अकाउंटिंग प्राइमरली एम्स एट, कॉस्ट अकाउंटिंग हम क्यों करते हैं, रिकॉर्डिंग ट्रांजैक्शन के लिए या कॉस्ट असर्टेनमेंट एंड कॉस्ट कंट्रोल के लिए, ऑडिटिंग अकाउंट्स के लिए या टैक्स कैलकुलेशन के लिए। बेसिकली यहाँ पे नाम से ही पता चल रहा है कॉस्ट अकाउंटिंग है तो कॉस्ट से रिलेटेड है, कॉस्ट को निर्धारण करने के लिए एंड कॉस्ट के कंट्रोल के लिए। ठीक, नेक्स्ट, प्राइम कॉस्ट क्या होती है, प्राइम कॉस्ट डायरेक्ट मटेरियल प्लस डायरेक्ट लेबर प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस या फैक्ट्री कॉस्ट प्लस ऑफिस कॉस्ट, टोटल कॉस्ट माइनस प्रॉफिट,
सेल्स माइनस प्रॉफिट। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। प्राइम कॉस्ट वो होती है जो डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर और डायरेक्ट एक्सपेंसेस से बेसिकली जो कॉस्ट फैक्ट्री से रिलेटेड होती है उसको बोलते हैं प्राइम कॉस्ट। ठीक। विच इज नॉट एट डायरेक्ट एक्सपेंसेस, रॉयल्टी ऑन प्रोडक्शन, हायर ऑफ स्पेशल मशीनरी, फैक्ट्री रेंट, डिजाइन, चार्जेस फॉर स्पेसिफिक टूल। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। क्यों? क्योंकि रॉयल्टी भी डिपेंड करती है आपने कितना प्रोडक्शन किया उसके ऊपर। हायर ऑफ स्पेशल मशीनरी आप किसी स्पेशल प्रोडक्ट के लिए ही यूज करते हैं। डिजाइन चार्जेस फॉर ए स्पेसिफिक जॉब के लिए जो लगाया वो भी आपके अंदर डायरेक्ट एक्सपेंसेस में आ जाएगा। बट जो फैक्ट्री का जो रेंट है वो किसी स्पेसिफिक प्रोडक्ट के लिए न दे करके एंटायर फैक्ट्री के रिलेटेड होता है। लाइक फैक्ट्री रेंट इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है, बेनिफिट्स एंटायर फैक्ट्री नॉट ए स्पेसिफिक जॉब। Royalty on production depends on directly on production and output. Hire of special machinery specifically incurred for a particular job or product. Design charges for a specific job directly attributable to that particular job. Next, sunk cost क्या होता है? sunk cost फ्यूचर कॉस्ट होती है, इरिकवरेबल कॉस्ट होती है जिसको रिकवर नहीं किया जा सकता, एस्टिमेटेड कॉस्ट होती है या अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होती है। जो sunk कॉस्ट होती है वो होती है इरिकवरेबल मीन्स जिसको रिकवर नहीं किया जा सकता। जो इनिशियल जो पैसा लगा दिया जाता है बिजनेस में, इनिशियली जो पैसा लगा दिया जाता है बिजनेस के अंदर उसको बोलते हैं संक कॉस्ट। ठीक है। क्यों? क्योंकि एक बार जो पैसा लगा दिया तो बहुत जल्दी इसको आप रिकवर नहीं कर सकते। फॉर एन एग्जांपल, आपने 5 लाख रुपए की कोई मशीनरी ले ली, 2 महीने बाद यदि आप उसको बेचना चाहेंगे वो 5 लाख की नहीं बिककर बहुत ज़्यादा अमाउंट टूट के बिकेगी आपसे। ठीक है। सो या तो आपको ह्यूज लॉस के लिए रेडी रहना होगा, अदरवाइज इसको संक कॉस्ट आपको कंसीडर करना होगा फॉर लॉन्ग टर्म में ये आपके लिए बेनिफिट देगी। रीऑर्डर लेवल इज द लेवल एट विच प्रोडक्शन स्टॉप्स, फ्रेश ऑर्डर शुड बी प्लेस्ड, स्टॉक इज सोल्ड, मटीरियल इज रिजेक्टेड। जहाँ पे आप फ्रेश ऑर्डर प्लेस करते हैं उसको बोलते हैं रीऑर्डर लेवल। नेक्स्ट, विच बजट इज प्रिपेयर्ड फर्स्ट, कौन सा बजट यहाँ पे पहले प्रिपेयर किया जाता है? एक बार दिमाग लगाओ और सोचो। टिल द टाइम मैं आपको बताना चाहूँगा। अगेन, यदि सेशन में मज़ा आ रहा है तो एक बार लाइक कर दो, कमेंट जरूर कर देना ताकि पता चले क्वालिटी ऑफ कंटेंट की। ठीक है। उसके हिसाब से फिर, वैसे तो आप लोग बोलते रहते हो कि कॉमर्स का कोई टीचर है क्या जो कोई कोर्स बेच रहा हो, यहाँ पे फ्री में आपको ऐसा क्वालिटी मटेरियल दिया जा रहा है, इसलिए आप एक लाइक जरूर कर दें। सब्सक्राइब आप करना चाहें तो कर सकते हैं यदि आपको प्रिपरेशन करनी है तो। ठीक। चैनल पे नए तो जरूर सब्सक्राइब भी कर लेना आपकी प्रिपरेशन के लिए। यहाँ पे कंटिन्यूसली आपको टेस्ट सीरीज भी मिलती रहेगी। सो यहाँ पे आंसर रहेगा सेल्स बजट, क्योंकि यदि सेल्स करोगे तो ही आप प्रोडक्शन नेक्स्ट करोगे और प्रोडक्शन करोगे तो ही फिर आपके पास कैश आएगा। कैश की रिक्वायरमेंट किसके लिए होती है? परचेज के लिए होती है। बट सब डिपेंड करता है सेल्स बजट के ऊपर। क्यों? सेल बजट बिकॉज ऑल अदर फंक्शनल बजट डिपेंड अपॉन एक्सपेक्टेड सेल। एग्जाम ट्रिक, नो सेल नो प्रोडक्शन नो परचेजेस नो कैश प्लानिंग। सो सीक्वेंस रहेगी आपकी सेल्स, देन प्रोडक्शन, देन परचेजेस, देन कैश। सेल आपकी एक्सपेक्टेड होगी तभी तो आप प्रोडक्शन करोगे, और प्रोडक्शन करोगे तभी तो आप रॉ मटेरियल खरीदोगे, और रॉ मटेरियल खरीदने के लिए आपको कैश की रिक्वायरमेंट होगी। ठीक है। नेक्स्ट, स्टैंडर्ड कॉस्ट मींस एक्चुअल कॉस्ट, प्री डिटरमाइंड कॉस्ट, हिस्टोरिकल कॉस्ट और मार्जिनल कॉस्ट। इट इज प्री डिटरमाइंड कॉस्ट एज पर द स्टैंडर्ड्स। वेरिएंस मींस, वेरिएंस क्या होता है? डिफरेंस बिटवीन स्टैंडर्ड कॉस्ट एंड एक्चुअल कॉस्ट। दिस इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, पीवी रेशो क्या होता है? प्रॉफिट वॉल्यूम रेशो किसको बोलते हैं हम? प्रॉफिट वॉल्यूम रेशो क्या होता है? प्रॉफिट वॉल्यूम रेशो स्टैंड्स फॉर प्रॉफिट, पीवी रेशो स्टैंड्स फॉर प्रॉफिट वॉल्यूम रेशो। ये कैसे निकलता है? यदि आपको पता हो, इसका जो फॉर्मूला होता है वो मैं पूरा यहाँ पे आपको लिख के बताता हूँ। सेल्स मान लिया आपकी एक्स है, एक्स, देन उसके बाद आपका आता है वेरिएबल कॉस्ट। सेल्स में से आप वेरिएबल कॉस्ट को माइनस करोगे। ठीक है। वेरिएबल कॉस्ट को आप माइनस करोगे तो उसके बाद क्या आता है? कंट्रीब्यूशन आता है। ये आपका बच गया कंट्रीब्यूशन। ठीक है। और कंट्रीब्यूशन के बाद आपका क्या आता है? फिक्स कॉस्ट आता है।
फिक्स्ड कॉस्ट आता है, यहाँ पे फिक्स्ड कॉस्ट के बाद आपका आता है EBIT, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, आप इसको बोल सकते हो ग्रोस प्रॉफिट। ठीक। सो पीवी रेशो की फुल फॉर्म होगी प्रॉफिट वॉल्यूम रेशो। और प्रॉफिट वॉल्यूम रेशो कैसे निकलता है? कंट्रीब्यूशन डिवाइड बाई सेल्स। कंट्रीब्यूशन कौन सा होता है? सेल्स में से वेरिएबल कॉस्ट को माइनस कर दिया तो। ठीक, उम्मीद है ये आपको आता होगा। नेक्स्ट, पीवी रेशो स्टैंड्स फॉर, ओके रिपीट हो गया था। नेक्स्ट, ब्रेक इवन पॉइंट कौन सा होता है? जब आपका टोटल सेल्स टोटल कॉस्ट के इक्वल हो, या तो आप बोल सकते हैं जब आपका कंट्रीब्यूशन आपकी फिक्स्ड कॉस्ट के इक्वल हो। जैसे लास्ट क्वेश्चन में मैंने बताया, जब ये आपका कंट्रीब्यूशन है और फिक्स कॉस्ट, फॉर एन एग्जांपल कंट्रीब्यूशन आपका ये बच गया था 1,000 रुपये और 1,000 रुपये आपका फिक्स कॉस्ट भी है। सो उसके बाद आपको के पास क्या बचा? ग्रोस प्रॉफिट में कुछ नहीं बचा, 0। सो नो प्रॉफिट नो लॉस इसको आप बोल सकते हो। इसके अलावा आप बोल सकते हो सेल्स इज इक्वल टू टोटल कॉस्ट। ठीक। नेक्स्ट, मार्जिन ऑफ सेफ्टी क्या होता है? मार्जिन ऑफ सेफ्टी होता है एक्सेस ऑफ एक्चुअल सेल्स ओवर ब्रेक इवन सेल्स। ब्रेक इवन सेल्स क्या होती है? जब नो प्रॉफिट नो लॉस। सो ऑप्शन नंबर इज द राइट आंसर। मार्जिन ऑफ सेफ्टी क्या होता है? मार्जिन ऑफ सेफ्टी एक्सेस ऑफ एक्चुअल सेल्स ओवर ब्रेक इवन सेल्स। रिपीट हो गया क्या ये? ओके। नेक्स्ट, if contribution is equal to 2,40,000 and fixed cost is equal to 2,40,000, उसके बाद क्या बचेगा? कंट्रीब्यूशन आपका 2,40,000 था, उसमें से फिक्स कॉस्ट 2,40,000 माइनस कर दिया, उसके बाद प्रॉफिट क्या बचा? 0। नो प्रॉफिट नो लॉस। नेक्स्ट, विच कॉस्टिंग मेथड इज सुटेबल फॉर शिप बिल्डिंग? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। शिप बिल्डिंग के लिए कौन सा कॉस्ट मेथड यहाँ पे एप्लीकेबल होगा? प्रोसेस कॉस्टिंग, जॉब कॉस्टिंग, ऑपरेटिंग कॉस्टिंग या यूनिट कॉस्टिंग? आंसर इज जॉब कॉस्टिंग। क्योंकि जब आप कोई बिल्डिंग बनाते हो, कोई बड़ा शिप बनाते हो, कोई बड़ी मशीनरी बनाते हो, उसके लिए एक पर्टिकुलर प्रोजेक्ट आपको दिया जाता है, पर्टिकुलर एक जॉब दी जाती है। सो इसको कंसिडर करेंगे जॉब कॉस्टिंग के अंदर। ठीक। प्रोसेस कॉस्टिंग इज सुटेबल फॉर, अभी नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया, प्रोसेस कॉस्टिंग कहाँ के लिए सुटेबल है? कंटिन्यूस प्रोडक्शन के लिए, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन के लिए, कस्टम फर्नीचर के लिए, या प्रिंटिंग कॉन्ट्रैक्ट्स के लिए? ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, कंटिन्यूस प्रोडक्शन के लिए। नेक्स्ट, विच कैपिटल बजटिंग टेक्निक अज्यूम्स री इन्वेस्टमेंट एट द फर्म्स कॉस्ट ऑफ कैपिटल? कौन सी बेस्ट है? IRR इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न, या नेट प्रेजेंट वैल्यू, या ARR अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न, या पे बैक पीरियड? ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ठीक है, नेट प्रेजेंट वैल्यू को कंसिडर करते हैं हम, क्योंकि ये नेट प्रेजेंट यहाँ पे ये टाइम वैल्यू को भी कंसिडर करता है और नेट प्रेजेंट वैल्यू बताता है इनकम एंड एक्सपेंडिचर की। नेक्स्ट, NPV री इन्वेस्टमेंट एट कॉस्ट ऑफ कैपिटल रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न। IRR assumes that each inflow are reinvested at the IRR itself, which is often considered less realistic in comparison to NPV net present value. Next, which policy involves